जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, अमेरिका द्वारा अपने F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को और मजबूत किया जा रहा है और इसके लिए अमेरिका अब 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी को F-16 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ रशिया अपने सुखोई Su-57 को और मजबूत करने के लिए इसमें एक गेम चेंजर मिसाइल को इंटीग्रेट करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को F-16 में इस्तेमाल किए जाने वाले इसी 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में सुखोई 57 का नया गेम चेंजर मिसाइल के बारे में बताऊंगा। जबकि वीडियो के सबसे आखिरी हिस्से में मैं आपको टर्की का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर TGS एनाडोलू के बारे में बताऊंगा, जिसमें टर्की F-35 को डिप्लॉय करने का सपना तो देख रहा था, लेकिन अब टर्की के पास इसका कोई विकल्प बचा नहीं। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा अपने F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों में एक नया 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट को लगाया जाएगा। ये इक्विपमेंट असल में एक नया जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जिसे वाइपर शील्ड भी कहा जा रहा है। और रिपोर्टों के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से फ्लोरिडा में स्थित टेक्नोलॉजी कंपनी L3 हैरियर को इन नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को निर्माण करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। L3 हैरियर टेक्नोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट टेड डेमोस्किन की तरफ से भी इन नया इक्विपमेंटों को लेकर बयान देते हुए कहा गया है कि ये एक तरीके का वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक शील्ड है जो एयरक्राफ्ट के चारों तरफ बनेगा और ये एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंटों से बचाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी द्वारा खाली इन सिस्टमों के डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि F-16 एयरक्राफ्टों में इसे इंस्टॉल भी किया जाएगा। दोस्तों, दुनिया में 25 से अधिक देशों के द्वारा अमेरिका के F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है और फिलहाल इन देशों में से कई सारे ऐसे देश है जो एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के लिए भी इंटरेस्टेड है और कुछ जगहों में तो बताया यह भी जाता है कि F-16 के कुछ अपग्रेडेड वर्जन को कई सारे अन्य देश भी परचेस करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसे मौके में नेक्स्ट जनरेशन के इस तरीके के इक्विपमेंटों को अगर F-16 एयरक्राफ्टों में इंस्टॉल किया जाता है तो ये F-16 की खाली कैपेबिलिटी को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जिन देशों में F-16 का इस्तेमाल हो रहा है उनके एयर पावर को भी मजबूत कर सकेगा। दोस्तों, L3 हैरियर कंपनी की तरफ से बनाए जाने वाले ये वाइपर शील्ड F-16 एयरक्राफ्ट को खाली दुश्मन से सुरक्षित नहीं रखेगा, बल्कि एयरक्राफ्ट के मिशन के सक्सेस को भी इंश्योर करेगा। दोस्तों, फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि वाइपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्यूसेलाज में लगाया जाएगा, ना कि किसी एक्सटर्नल पॉड में लगाया जाएगा। दोस्तों, इससे एयरक्राफ्ट के पॉड को भी सुरक्षित रखा जा पाएगा, जिसके द्वारा फ्यूल टैंक या अन्य इक्विपमेंटों को कैरी किया जाता है और ये एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को भी नहीं घटाएगा। दोस्तों, इवन बताया जा रहा है कि अमेरिका के F-16 एयरक्राफ्टों के सबसे जो आधुनिक वर्जन मतलब ब्लॉक 70 और ब्लॉक 72 है, इसमें वाइपर शील्ड के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को और मजबूत करने के लिए नया रडार सिस्टमों को भी लगाया जा सकता है, जो एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को तो मजबूत करेगा, साथ में इन एयरक्राफ्टों के जो पोटेंशियल कस्टमर है उनके अंदर भी एयरक्राफ्टों के चाहत को मजबूत कर सकेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ यूरोपीय और एशियन देश है जो F-16 एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 70, 72 एयरक्राफ्टों को परचेस करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। इवन आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो एयरक्राफ्टों को दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से किए जाने वाले खतरों से बचाता है। मतलब दुश्मन के जैमिंग इक्विपमेंट, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हथियारों से एयरक्राफ्टों को सुरक्षित भी रखता है और एयरक्राफ्टों के इंटरनल इक्विपमेंटों को भी नुकसान पहुंचाने से बचाता है। दोस्तों, एक तरफ जहां पे F-16 में अमेरिका द्वारा 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है, तो वहीं पे रशिया अपने 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को भी मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रशिया द्वारा सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों में एक नया जनरेशन के एंटी शिप मिसाइलों को लगाने का बात कहा जा रहा है। फिलहाल मिसाइल का खासियत या मिसाइल किस टाइप का होगा, कितना रेंज का होगा या फिर कब तक मिसाइलों को इन फाइटर एयरक्राफ्टों में लगाया जाएगा, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। पर बताया जा रहा है कि रशिया के अलग अलग एजेंसीज के द्वारा इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक नया जनरेशन के एंटी शिप मिसाइलों के ऊपर काम किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो सुखोई Su-57 है, ये असल में रशिया के कंपनी सुखोई द्वारा बनाया गया सिंगल सीटेड ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे बेसिकली हर तरीके का टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है, चाहे वो हवा से हवा हो, हवा से जमीन हो या फिर नेवल टारगेट हो। दोस्तों, एयरक्राफ्टों में सुपर क्रूजर और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के साथ नया जनरेशन के कई सारे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, जो एयरक्राफ्टों को एक 5th जनरेशन के आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट तो बनाता ही है, साथ में अमेरिकी F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का एक काउंटर पार्ट भी बनाता है। जबकि जिस तरीके का मिसाइलों को इसमें इंटीग्रेट करने का बात कहा जा रहा है, वो असल में एंटी शिप मिसाइल मतलब ऐसा मिसाइल जो समुद्र के ऊपर तैरने वाले बड़े आकार के बोट या जहाजों को तबाह कर सकेगा। दोस्तों, एंटी शिप मिसाइल कई तरीके का होता है, लेकिन इनमें सबसे आधुनिक सी स्क्रीमिंग वाला मिसाइल होता है, जिसमें आधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे ही मिसाइलों में रशिया की तरफ से इंटरनल गाइडेंस सिस्टम और एक्टिव रडार होमिंग जैसे सिस्टमों को एकत्रित करके इस्तेमाल करने का भी बात कहा जा रहा है। इवन सी स्क्रीमिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जो मिसाइलों को कम से कम हाइट में फ्लाई करने में मदद करता है और लगभग जमीन से लग के ये मिसाइल फ्लाई करता है ताकि दुश्मन के रडार में इसे देखा ना जा सके। दोस्तों, रशिया द्वारा सुखोई
Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों में कई सारे कंपोजिट मटेरियलों का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि इन एयरक्राफ्टों को रडार में देखा जाना संभव ना हो, जबकि दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों के हथियारों को लेकर भी काफी ध्यान से चुनाव किया जा रहा है ताकि इन मिसाइलों को भी डिटेक्ट करने में दुश्मन को मुश्किलें हो। इवन इससे पहले भी जानकारी दिया गया था कि रशिया द्वारा अपने सुखोई Su-57 में हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इस बार जो एंटीशिप मिसाइलों को लेकर बात किया जा रहा है, माना जा रहा है कि ये मिसाइल लो ऑब्जर्वेबल कैपेबिलिटी मतलब स्टेल्थ कैपेबिलिटी से लैस और रफ्तार में काफी ज्यादा हो सकता है, जो दुश्मन को खाली अचंभित नहीं करेगा बल्कि दुश्मन को समझने का मौका नहीं देगा कि हमला किस तरफ से हो रहा है। दोस्तों सबसे आखिर में चलिए जानते हैं टर्की के पहला एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब TCG एनाडोलू में टर्की द्वारा जो F-35 एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा था उसका अब होगा क्या। आप सब लोगों को पता ही होगा कि S-400 खरीदने के वजह से टर्की को अमेरिका द्वारा F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया। इवन काटसा के वजह से टर्की के ऊपर कुछ सैंक्शंस भी लगा है, तो वहीं पे F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के बाद टर्की को अपने नेवी के लिए भी एक चिंता बहुत ज्यादा सता रहा है, वो है TCG एनाडोलू में टर्की द्वारा अब कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों TCG एनाडोलू असल में टर्किश नेवी के लिए बनाया गया लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे टर्की द्वारा अपने डिफेंस फोर्सेस के जरूरत और लॉन्ग डिस्टेंस में कॉम्बैट के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ असिस्टेंस के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन के लिए टर्की की तरफ से स्पेनिश हुआन कार्लोस 1 लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट से जानकारी लिया गया, जो कि एक शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इवन टर्की के TCG एनाडोलू को भी शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में ही डिजाइन किया गया है, मतलब इसमें F-35 जैसे ही फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा सकता है। F-35 प्रोजेक्ट से टर्की बाहर होने के बाद अब F-35 जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इसमें होने का तो संभावनाएं बचा नहीं है, जबकि अमेरिका के F-35 के अलावा दुनिया में सिर्फ एकमात्र हैरियर ही एक ऐसा ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट बचा है जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। पर हैरियर भी एक पुराना एयरक्राफ्ट बन चुका है और इसे फिलहाल जिन देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक एक करके इसे रिटायर्ड कर रहा है। रिटायर्ड के रिप्लेसमेंट के रूप में ओनली ऑप्शन F-35B ही है। और दोस्तों टर्की के पास अब कोई चारा नहीं बचा है कि किसी भी हालत में इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट का वो इस्तेमाल कर सके। फिलहाल टर्की जिसे एक लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा रख रहा था, उसे अब हेलीकॉप्टर कैरियर के रूप में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फिलहाल हेलीकॉप्टर और कुछ ड्रोन के अलावा किसी और फ्लाइंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल होना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की नेवी द्वारा फिलहाल ये बड़े आकार का जहाज का इस्तेमाल अनमैन एरियल व्हीकलों के लिए एक फ्लोटिंग डेक के रूप में इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। दोस्तों एक तरीके से देखें तो ये टर्की के लिए एक बहुत बड़ा झटका इसीलिए भी है क्योंकि जिस जहाज को इतना पैसा खर्चा करके एक एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बनाया गया था उसे फिलहाल टर्की को द्वारा हेलीकॉप्टर कैरियर के रूप में ही इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ टर्की जिन देशों के साथ अपना दुश्मनी पाला हुआ है उनके पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर है और खाली ये एयरक्राफ्ट कैरियर हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि ऑपरेशनल एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल करता है। मेडिटेरियन के अंदर टर्की ऑलरेडी अपने दुश्मनी कई सारे देशों के साथ बढ़ा चुका है और ऐसे मौके में टर्की जो अपने आर्म फोर्सेस को मजबूत करने का सपना देख रहा था वो भी एक एक करके चूर हो रहा है। ऑलरेडी अमेरिका द्वारा टर्की को F-35 और अपने हेलीकॉप्टर के एक्सपोर्ट को लेकर झटका दिया जा चुका है, जबकि टर्की को अब ये नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के सपना टूटने का भी एक बहुत बड़ा झटका मिला। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।